जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट अकेडमी। और आज हम शुरू करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर ग्रेविटेशन कक्षा 9 का चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन होता क्या है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन शुरू करने से पहले इसकी जो है डेफिनेशन जाने से पहले हम कुछ बातें बता देते हैं आपको जो है कि ग्रेविटेशन जो है एक प्रकार की फोर्स है। एक ग्रेविटेशन क्या है? एक बल है, फोर्स है। वो ऐसी फोर्स है जो दो वस्तुओं के बीच में लगती है हमेशा। इस संसार में, इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में, धरती पे कोई भी जो दो वस्तुएं होंगी, उन दो वस्तुओं के बीच में आपस में एक फोर्स अप्लाई होगा। उस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे हाथ में मार्कर है, एक मार्कर ये है, दोनों मार्कर हैं। ये वाला मार्कर इसको खींच रहा है और ये वाला मार्कर इसको अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों मार्कर आपस में एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। उस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशन नाम है उसका। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि भाई दोनों जब इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं तो ये आपस में क्यों नहीं मिल रहे? आपस में इसलिए नहीं मिल रहे भाई साहब क्योंकि इसका मास बहुत कम है, इसका मास बहुत कम है। इसके ऊपर एक पंखा ही फोर्स लगा रहा है, दीवारी फोर्स लगा रही है, बेंच ही फोर्स लगा रही है, इसके ऊपर भी सब मतलब हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है। तो ये आपस में ही क्यों आएंगे? क्योंकि इसके ऊपर पृथ्वी भी तो फोर्स लगा रही है और पृथ्वी का मास बहुत ज़्यादा है। तो जिसका मास बहुत ज़्यादा है वो उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगी, तो ये छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाएगी क्योंकि पृथ्वी से अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन ये आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं खींच पा रहे हैं? इसलिए क्योंकि इनका मास बहुत कम है। अगर जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते तो शायद ये अपने एक दूसरे को अपने पास में खींच पाते। ठीक है, तो कहने का मतलब, ग्रेविटेशन का मतलब ये होता है कि ग्रेविटेशन जो है दो वस्तु के बीच में लगने वाली फोर्स होती है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, खींचती है। आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो ग्रेविटेशन के बारे में बात करते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स, तो इट इज़ ए फोर्स, ये फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुओं को आकर्षित करती है इन द यूनिवर्स ड्यू टू देयर मास, उनके द्रव्यमान के आधार पे, उनके मास के आधार पे इस यूनिवर्स में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। जैसे मैं हूं और ये जो है टेबल है, टेबल मुझे खींच रही है अपनी ओर, मैं टेबल को खींच रहा हूं। हालांकि हम दोनों एक दूसरे के पास नहीं जा पा रहे हैं, उसका कारण ये है कि हम दोनों को ही पृथ्वी खींच रही है ज़्यादा फोर्स से, तो हम पृथ्वी तरफ जा रहे हैं। अगर जो हम ज़्यादा लगाते तो हम शायद एक दूसरे के पास पहुंच पाते। तो ग्रेविटेशन का मतलब क्या है कि कोई भी फोर्स जो दो वस्तुओं के बीच में लगे उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। आगे आता है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? देखो, बच्चों में कन्फ्यूजन होती है कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन एक ही है। एक तो है पर थोड़ा सा परिवर्तन दोनों के अंदर। उसको बताते हैं क्या है कि ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है। ये ऐसा फोर्स है जो किन्हीं भी दो वस्तु के बीच में लगता है। लेकिन ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जिसमें एक वस्तु ग्रेविटी होनी चाहिए, दूसरी कोई भी हो। यानी कि पृथ्वी जब किसी भी वस्तु खींचेगी संसार की, उसको बोलेंगे ग्रेविटी। लेकिन कोई भी दो वस्तुएं आपस में खींचेंगी तो वो क्या होगा? वो ग्रेविटेशन। तो पृथ्वी जब किसी वस्तु खींचेगी तो उसको हम ग्रेविटेशन भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर जो पृथ्वी उसमें एक वस्तु नहीं है तो उसको हम ग्रेविटी नहीं बोलेंगे, उसको फिर हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन ही बोलेंगे। ग्रेविटी क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जो फोर्स है ग्रेविटेशन का वो बिटवीन हो, किस किस के बीच में हो? अर्थ के बीच में हो और किसी भी एनी अदर ऑब्जेक्ट के बीच में हो। पृथ्वी के अलावा कोई अन्य वस्तु हो और आपस में एक दूसरे को फोर्स लगा रही हो तो उसको हम ग्रेविटी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पृथ्वी है और एक सेब है। पृथ्वी ने जो है सेब को खींचा तो यहाँ पे कौन सा फोर्स माना जाएगा? ग्रेविटी माना जाएगा। लेकिन अगर जो यहाँ पे एप्पल लिखे हम और एप्पल के बीच में फोर्स लगाएं, किसके साथ में? मैंगो के साथ में। तो मैंगो को जब एप्पल ने खींचा तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है? इनके बीच में ग्रेविटी नहीं है, इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी नहीं है ना। अगर जो एक चीज़ पृथ्वी हो और एक वस्तु कोई और हो तो उसको हम बोलेंगे ग्रेविटी। लेकिन दोनों ही वस्तुएं कोई और हो, उसमें से कोई भी पृथ्वी ना हो तो उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशन। क्लियर है? ग्रेविटेशन या ग्रेविटी के बारे में एक साइंटिस्ट रहे जिनका नाम है न्यूटन। उन्होंने ही इसके बारे में बताया था। न्यूटन जो है बड़े चर्चित वैज्ञानिक रहे फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर। तो उन्होंने ही ग्रेविटी के बारे में बताया। उनके सम्मान में एक यूनिट दी जाती है न्यूटन। ठीक है, तो यूनिवर्स ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने ही दिया। तो देखते हैं क्या है नियम उनका दिया हुआ। उन्होंने बोला कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है कि इन्होंने, साइंटिस्ट ने जिसका नाम है न्यूटन। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इट स्टेट दैट एवरी पार्टिकल्स अट्रैक्ट, मतलब सभी जो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे को खींचती हैं। किससे? अदर पार्टिकल से। दूसरे पार्टिकल्स एक पार्टिकल को खींचते हैं। कहाँ पे? यूनिवर्स में। विद फोर्स, जो कि फोर्स लगाते हैं। और वो फोर्स कैसी है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मास। उन दोनों वस्तुओं का जो मास है ना, उसकी जो गुणा कर देंगे, उसका जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और उन दोनों के बीच में जो वस्तु के बीच में जो दूरी है उसका जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके स्क्वायर के फोर्स। ठीक है, न्यूमेरिकल समझते हैं, इसकी डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन में क्या है?
मानते हैं कि हमारे पास एक पृथ्वी है जिसको हमने माना m1, उसका मास है कितना m1। एक हमारे पास दूसरी वस्तु है जिसका मास है m2, तो इसको मान लिया हमने पृथ्वी अर्थ, और m1 को मान लिया हमने मून यानी कि चांद। ठीक है, तो एक हमारे पास चांद है, एक हमारे पास पृथ्वी है। चांद का अपना मास है, उसको हमने m1 मान लिया, पृथ्वी का अपना मास है, उसको हमने m2 मान लिया, और दोनों के बीच में जो दूरी है उसको हमने क्या मान लिया, उसको हमने डिस्टेंस मान लिया, d मान लिया। ठीक है, अब क्या है इनका डेरिवेशन में शुरू करते हैं। तो क्या है कि जो हमारा फोर्स है वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m1 इंटू m2, यानी कि इन दोनों के मास के गुणनफल के, इन दोनों के द्रव्यमान के मास के प्रोडक्ट के, m1 इंटू m2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे हम, जो हमारा फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/d² के, इनके दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, फोर्स। दोनों को जो हम कंबाइन करेंगे तो इन दोनों का हम ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा m1 इंटू m2, ऊपर ले लेंगे और बटे में क्या लिख देंगे, d²। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे समझने के बाद में तुम्हें एक बात बता दूं मैं कि ये इनवर्सली का और डायरेक्टली का क्या लफड़ा है। तो लफड़ा देखो, मान लो जैसे A है, A जो कोई वस्तु है, इसके बीच में साइन है इनवर्सली का और लिखाया हुआ B, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भैया अगर जो A बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा, अगर A घटेगा तो B भी घटेगा, यानी कि जो भी इसके साथ में होगा वही इसके साथ में होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। ठीक है, हाँ। और वहीं अगर जो इनवर्सली की बात करें हम, A इनवर्सली B, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर A बढ़ेगा तो B घटेगा, जितना बढ़ेगा उतना ही घटेगा। इसलिए इनवर्सली का मतलब क्या होता है कि एक पे जो प्रभाव पड़ेगा पॉजिटिव, दूसरे पर नेगेटिव पड़ेगा। लेकिन डायरेक्टली में क्या है, डायरेक्ट एक दूसरे के, वो उससे डायरेक्ट है, तो जितना उसके साथ होगा समस्या उतना ही उसके साथ में होगा। और यहाँ पे क्या है, ये इनवर्स हैं, उल्टे हैं, ये बढ़ा तो ये घटा और ये घटा तो ये बढ़ा। ठीक है, तो हम इन दोनों क्या करेंगे, दोनों कंबाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2/d²। अब क्या करेंगे हम, जो साइन हमारे पास में है इनवर्सली का, ये वाला जो साइन है, इस साइन को हटाने के लिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे और इसकी जगह पे हम जो एक वैल्यू लगाएंगे g लगाएंगे, एक लगाएंगे हम कांस्टेंट, F बराबर g m1 इंटू m2/d²। तो g कहाँ से आ गया, g आ गया इस इनवर्सली साइन, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के बाद में हमने एक वैल्यू खुद ऐड करी, एक हमने कांस्टेंट लिया, उसको हमने g बोला। g क्या है यहाँ पे, g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट लिया हमने। हम एक कांस्टेंट को लेते हैं जब इस साइन को हटाते हैं, आप अगली कक्षा में जानेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, क्या है इसका मतलब। अगर जो हमारे पास डायरेक्टली का कोई साइन है, उस साइन को हटाना होगा तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, k लेंगे, a लेंगे, b लेंगे, r लेंगे, जो भी लेंगे। यहाँ पे हम g लेते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम पर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें याद करनी होगी, ना भी याद करें तो बुक में जो दी हुई होती है जब हम सवाल करेंगे, लेकिन याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी बताते हैं ग्रेविटेशन के बारे में कि ग्रेविटेशन एक जो है ऐसा फोर्स है जो बहुत ही वीक फोर्स है। बात आती है ग्रेविटेशन फोर्स आया कैसे, तो भैया एक दिन की बात है, एक दिन जो है साइंटिस्ट साहब जो है न्यूटन साहब अपना बैठे थे, ऐसा बोलते हैं कि वो पेड़ के नीचे बैठे थे और ऊपर से एक सेब गिरा और सेब उनके सिर पे गिरा। तो उन्होंने सोचा कि अरे ये सेब नीचे क्यों गिरा, ये सेब कहीं और क्यों नहीं गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी दिन सेब गिरा था, सेब उससे पहले भी गिरे थे, आज से पहले भी गिरे थे और वस्तुएं भी गिरती हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। उनका ध्यान गया, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करी और एक दिन उन्होंने जो हमें बताया कि भैया ये जो सेब नीचे आ रहा है ना, ये सेब आ रहा है ग्रेविटेशन की वजह से। क्यों, क्योंकि पृथ्वी इसको खींच रही है, इस पर ग्रेविटी लगा रही है। तो इस तरीके से जो है ग्रेविटेशन के बारे में चीज़ें हमें पता लगी। आइए आगे चलते हैं, ग्रेविटेशन के बारे में देखते हैं। हाँ, तो ग्रेविटेशन के बाद में हम निकालेंगे उसके ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट कैसे निकालते हैं, ऐसा यूनिट बहुत ज़रूरी है, पेपर में आ जाती है कई बार निकालने के लिए, लेकिन समझते हैं। देखिए, तो ऐसा ही यूनिट ऑफ जी, यानी कि एस भी हम जानते हैं रिजल्ट से, क्या हमारा जो निकाला F बराबर g m1 इंटू m2/d²। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम g को निकालेंगे बाहर, यानी कि इसके बटे में 1 मान लेंगे, इसको इधर कर देंगे g, तो भैया इसके इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो ये चला जाएगा जो है g बराबर F इंटू d² m1 m2। ठीक है, इन दोनों के बीच में पॉइंट है, इसका मतलब गुणा है दोनों के बीच में। अब क्या करेंगे, g के बराबर यूनिट के लिए F जो है हमारे पास फोर्स है, और फोर्स यूनिट हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं 9 चैप्टर में, 8 चैप्टर में। फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और ये डिस्टेंस है, d² मतलब डिस्टेंस था, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो डिस्टेंस की स्क्वायर है तो मीटर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में ये क्या है, m1 मास है, m2 क्या है, ये भी मास है, तो ये भी मास और ये भी मास है, तो यानी कि मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, इंटू इसकी क्या यूनिट है, किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम है, तो किलोग्राम का क्या है, किलोग्राम का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख देंगे n
मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी यूनिट्स को, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। ये हमारी यूनिट आ गई किसकी, जी की। ठीक है, ग्रेविटी की। ओके, ग्रेविटी जो हमारे पास ग्रेविटी कांस्टेंट था, जो मैंने बताया था आपको, जी की वैल्यू कितनी रहती है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11। ठीक है, वो क्या है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट भी ऐसा कांस्टेंट है जो कभी बदलता नहीं है, चाहे पृथ्वी पे रहो, चाहे मतलब पृथ्वी के पोल पर हो, चाहे बीच में रहो, चाहे धरती पर हो, चाहे जो है अमेरिका चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, न्यूजीलैंड, जहाँ भी मतलब कहीं चले जाओ, पूरी पृथ्वी पे इसकी जो कांस्टेंट है, जो वैल्यू है, सेम रहेगी, बदलेगी नहीं। कहीं भी चले जाओ आप संसार में पूरे में, जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे इसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। तो हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। बाकी जो इसकी यूनिट है, जी की जो यूनिट है, वो हमारी कितनी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। फ्री फॉल क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मुक्त पतन। फ्री फॉल का मतलब बड़ा क्लियर ऐसा हिसाब किताब है कि अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है और उसके बीच में कोई रुकावट नहीं आती, कोई भी रुकावट नहीं आती, तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरे, बिना किसी चीज़ से टकराए, बिना किसी से रजिस्ट हुए, डायरेक्ट आके नीचे गिरती है, उसी को ही बोलते हैं हम फ्री फॉल। यानी कि पृथ्वी ने किसी वस्तु को अपने को खींचा, जैसे मार्कर है, इसको मैंने छोड़ा और ये नीचे गया, तो जब मार्कर नीचे गया तो इसको कोई रोक तो रहा नहीं रास्ते में, इसको हम फ्री फॉल कहेंगे या नहीं कहेंगे, बताओ? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कि जब यहाँ से ये गिरा तो यहाँ पे कमरे में एक वायु तो थी, एटमॉस्फेयर में जो वायु थी, तो वायु जब ये नीचे आ रहा था तो वायु उसको रोक रही थी, अपोज कर रही थी, इसलिए फ्री फॉल नहीं है। तो फ्री फॉल कब होगा? फ्री फॉल जब होगा जब उसको वायु वगैरह कोई कुछ ना लगे, यानी कि पृथ्वी जो है किसी वस्तु को खींचे और वो वस्तु ऊपर से नीचे बिना किसी से रुकावट के टकराए डायरेक्ट नीचे आ गिरे, तो उसको हम फ्री फॉल बोलेंगे। जैसे मान लो एक कमरा है, इस कमरे में हम जो वैक्यूम क्रिएट कर दें, सारी हवा गैस सब बाहर निकाल दें और तब हम ऊपर से नीचे छोड़ेंगे इस चीज़ को, तो ये नीचे आके गिरेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल बोलेंगे। यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम एनी हाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि सिर्फ ग्रेविटेशन, ओनली ग्रेविटेशन होना चाहिए, इज नोन एज फ्री फॉल। यानी कि ग्रेविटेशन के अलावा कोई और फोर्स उस कमरे में ना हो या उस जगह पे ना हो, उस वस्तु पे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मुक्त पतन, यानी कि फ्री फॉल बोलेंगे। इन केस ऑफ फ्री फॉल नो चेंज ऑफ डायरेक्शन, यानी कि जब फ्री फॉल होगा तो डायरेक्शन में कोई बदलाव तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब यहाँ से गिरेगी और नीचे कोई फोर्स है नहीं, तो भैया फिर तो सीधी आगे गिरेगी ये, तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, वो चेंज होगा। कैसे? कि जब यहाँ से गिरेगी तो इसकी स्पीड कम हुई, वेलोसिटी कम होगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएगी, ये जितनी नीचे जाएगी उतनी ही इसकी जो वेलोसिटी है, जो इसका एक्सेलरेशन है, वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, हाँ। आगे क्या है, मतलब इसके वेलोसिटी में चेंज होगा, वो क्या बन जाएगा? वो एक्सेलरेशन बन जाएगा। अब दिस एक्सेलरेशन एक्ट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट डिनोटेड बाय जी, यानी कि छोटा जी बोलते हैं इसको, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि हमारे पास इस चैप्टर में दो जी हैं, एक तो बड़ा जी है ये वाला, और एक हमारे पास में छोटा जी है। ये जो छोटा जी है ये क्या है? ये छोटा जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये बड़ा जी क्या है? ये है कांस्टेंट, जो भी आपको पढ़ाया था मैंने कि कांस्टेंट क्या होती है? जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। ठीक है, और जी क्या है? इसकी वैल्यू भी हमें पता है, इसकी वैल्यू जो है 9.8 होती है, या फिर इसकी जो है 10 होती है। ठीक है, आप कोई सी भी आपके फॉर्मूला दी हुई होगी तो आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है। 9.8 हमेशा याद रखनी है। 10 कभी कभी इसको हम यूज़ करते हैं जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तब। तो दोनों चीज़ आपको पता लग गई कि बड़ा जी क्या होता है, छोटा जी क्या होता है। ओके, तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे, फ्री फॉल के बारे में। फ्री फॉल से एक चीज़ और है कि हमारे पास एक मोर का पंख है, ठीक है, और हमारे पास में 1 किलो की ईंट है, 1 किलो की नहीं, 2.5 किलो की एक ईंट है, 2.5 किलो की एक ईंट है, और एक हमारे पास मोर का पंख है, और दोनों को हमने साथ साथ ऊपर से छोड़ा, तो कौन सी चीज़ पहले नीचे गिरेगी? बताओ, ईंट गिरेगी या पंख नीचे गिरेगा? दोनों ही साथ साथ गिरेंगी। बस एक कंडीशन होनी चाहिए, उस कमरे के अंदर वैक्यूम क्रिएट होना चाहिए, सिर्फ ग्रेविटी ही लगे और कुछ फोर्स ना लगे उसके ऊपर। और अगर जो ऐसा होगा, एक हम मान लो कमरा बनाते हैं जिसमें ग्रेविटी हो, केवल कोई फोर्स ना हो, कोई एनवायरनमेंट ना हो, बिल्कुल वैक्यूम उसमें क्रिएट करा हुआ हो हमारा, तो उसमें हम एक ईंट को छोड़ेंगे ऊपर से, एक पंख को छोड़ेंगे, तो दोनों में से जो है पहले कौन पहुंचेगा? कोई नहीं पहुंचेगा, दोनों साथ ही पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पे कोई तो रजिस्ट कर ही नहीं रहा। उसी को बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा फ्री फॉल के बाद में जो है, जो हमने मोशन चैप्टर में 3 इक्वेशंस पढ़ी थी ना, मोशन की 3 जो इक्वेशंस थी, बड़ी फेमस जो इक्वेशंस थी, बोला था कि इंपॉर्टेंट है, याद करनी आएंगी ही आएंगी, वो जो इक्वेशंस हैं उनको ही देखना है। इक्वेशंस ऑफ मोशन इन केस ऑफ फ्री फॉल, मतलब जब फ्री फॉल होगा तो उस समय उन इक्वेशंस वाली मोशंस का जो है कैसे हम, मतलब मोशंस वाली इक्वेशंस का हम कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। आइए देखते हैं। ये हमारा जो मोशन होगा फ्री फॉल केस में, तो उसमें पहले क्या था हमारा? v बराबर u प्लस at। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस चैप्टर में? इसकी जगह v की जगह तो v रहेगा, v बराबर
u प्लस एक्सेलरेशन था वहाँ पे, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या था, अभी निकाल के दिखाया था आपको, छोटा जी होगा। तो यहाँ पे हम एक ही जगह क्या ले लेंगे, जी ले लेंगे, और टाइम तो टाइम ही रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो एस है, एस यहाँ पे उस वाले चैप्टर में एस जो थी डिस्टेंस थी, और जब फ्री फॉल होगा तो भैया ऐसी तो दूरी नापी जाएगी भाई। यहाँ से कोई मान लो हमने इसको गिरा कैप को और नीचे गिरा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आया, तो इसकी जो ये डिस्टेंस ही तो है, पर इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम हाइट बोलेंगे। तो इस एस को क्या बना देंगे हम, एच बना देंगे। तो एच बराबर यू टी प्लस हाफ, और ए अगेन ए को क्या बोलेंगे हम, जी बोलेंगे, जी टी का स्क्वायर। और इस वाली को हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इजकल टू 2g h। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस हैं, इन तीन इक्वेशंस में हम जो है वैल्यू रखेंगे। इसमें क्या होता था, हमारे पास में चार चीज़ें थी, चारों चीज़ों में से जो है कोई चीज़ गिवन हुआ करती थी, कोई नहीं हुआ करती थी। इनमें क्या है, हमें एक चीज़ तो परमानेंट गिवन ही है भाई, जी की वैल्यू है। जी की वैल्यू हमें पता ही है कि 9.8 है, या फिर कितनी होगी, या फिर हमारे पास कितनी होगी 10 होगी। तो बाकी की चीज़ हमें निकालनी है, ये तो आसान है, इसमें और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, हाँ तो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, जी आगे चलते हैं, हम आगे पढ़ते हैं चैप्टर में। मतलब जो है मेन चीज़ है मास और वेट। मास क्या है, मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, और वेट को हिंदी में बोलते हैं भार। मास और वेट क्या है, इसमें लोग मतलब मोस्टली अंतर नहीं कर पाते, एक ही जैसा समझते हैं दोनों को। जैसे मान लो हम तुमसे पूछें कि भैया तुम्हारा वजन कितना है, तो वो बोलेगा कि भैया मेरा वजन है 40 किलोग्राम। हम मेरे से कोई पूछे भाई आपका वजन कितना है, तो मैं भी बोलूँगा भाई मेरा वजन कितना है 17 किलोग्राम, या 20 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 50 ग्राम, 100 किलोग्राम, 70, 80, 90, 1000 कितना भी है। तो हम क्या बोलते हैं, मोस्टली हम किलोग्राम में बोलते हैं अपना वेट, जो कि बिल्कुल गलत होता है। साइंस के हिसाब से तो गलत ही होता है, संसार के हिसाब से तो ठीक ही चलता है। जैसे हम जो है भाई दुकान पर हम आलू लेने गए, भाई 1 किलो आलू दे दो, तो एक्चुअली में 1 किलो आलू नहीं देता वो जो है हमें, ठीक है, 1 किलोग्राम हमें मास देता है, किलोग्राम देता है हमें, वो मास है, वेट नहीं है। वेट तो हमारा अलग ही है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वेट की यूनिट थोड़ी किलोग्राम होती है। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि भैया आपका वजन कितना है, आपका वेट कितना है, और हम बोल रहे हैं किलोग्राम। जबकि हमें क्या बोलना चाहिए कि भैया हमारा वेट जितना भी है न्यूटन में है। जैसे मान लो जैसे मान लो मैं बोलूँ भाई मेरा वेट कितना है 40 किलोग्राम, तो 40 किलोग्राम मेरा वेट नहीं है, 40 तो मेरा मास है। मेरा वेट कितना होगा, उसमें लगभग 10 से गुणा कर दो, तो 40 गुणा 10 400, तो 400 न्यूटन मेरा वेट होगा, उतना वेट मेरा माना जाएगा। 40 किलोग्राम मेरा वेट थोड़ी होगा, वो तो बहुत ही हल्का सा हो जाएगा ना। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या है मास के बारे में। तो मास क्या है, जनरली मास जो है हमारा, मास एक्चुअल में क्या होता है कि मास का मतलब है किसी भी वस्तु की, अब कोई वस्तु है हमारे पास, उस वस्तु का जितना भी उसके अंदर क्या है, मैटर है, किसी भी वस्तु का जो मैटर है वो कहलाता है क्या, मास, यानी क्वांटिटी ऑफ ए मैटर, दैट इज कॉल्ड मास। तो फिर भैया वेट क्या होता है, तो भैया वेट होता है फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप्लाइड बाय ग्रेविटी, यानी कि जब हमारी पृथ्वी किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाती है, तो जितनी ताकत से फोर्स लगती है, यानी कि जितना उस पर फोर्स लगता है, वो क्या है उसका, वो उसका वेट है। लेकिन मास क्या है, मास उस चीज़ की अपनी खुद की क्वांटिटी है। जैसे मैं हूँ, तो मेरी जो पूरी मेरे अंदर जो भी मैटर है, पूरा मैटर समझते हैं आप जो है ना, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा आपने, तो मेरी बॉडी के अंदर जितना भी मैटर है, सारा का सारा मैटर क्या है, वो मेरा मास है। लेकिन उस मैटर पे पृथ्वी जितना फोर्स लगा रही है, जिस ग्रेविटी के साथ में फोर्स लगा रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम वेट। और मास की जो हमारी मास जो हमारा होता है, वो हमारा होता है स्केलर। स्केलर मतलब क्या, स्केलर मतलब अदिश, जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन फोर्स होती है एक तरीके की वेट, तो ये क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और जो मास की यूनिट होती है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, और वेट की यूनिट क्या होती है, वेट की यूनिट न्यूटन्स होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ वेट फ्रॉम द मास, मतलब कैलकुलेशन करनी है। जैसे मान लो एक लड़का है, सपोज कि कोई व्यक्ति है, उसका मास कितना है, उसका मास है 40 किलोग्राम, उसका वेट फाइंड करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, फोर्स का इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, F बराबर m इंटू जी। m की वैल्यू कितनी है, 40 ले लिया, g की वैल्यू कितनी है, या तो आप 9 लेंगे, या 9 मतलब सॉरी, या तो आप 9.8 लेंगे या 10 लेंगे, तो आप डायरेक्ट 10 ले लो, गुणा भाग करने में आसानी होगी। तो 40 गुणा 10 कितना गया, 400 क्या न्यूटन। तो फोर्स कितना आ गया हमारे पास, 400 न्यूटन, और मास कितना आ गया हमारे पास में 40 ग्राम। कितना फर्क है आप देख लीजिए। तो जो फोर्स है हमारा, वो एक्चुअल में जो फोर्स है हमारा, जो हमारा जो है 400 न्यूटन आंसर, हमारा 400 न्यूटन आंसर आ गया। देखिए कितना फर्क है दोनों मास और वेट में जो है। तो हमारा जो मास है वो हमारे मैटर की क्या है, क्वांटिटी है, लेकिन जो वेट है, वेट क्या है, ग्रेविटी के द्वारा लगाएगा उस मैटर पे क्या है, फोर्स है। ठीक है, हाँ बाकी एक चीज़ हम छोड़ दी थी, जो साइन कन्वेंशन फोर जो है ये जी के लिए है, कि जो हमारी पृथ्वी का जो जी है, हमारा जो जी, छोटा जी जो है, छोटे जी, बड़े जी कांस्टेंट है, और छोटे जी ये ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी। छोटा जी क्या होता है, छोटे जी का मतलब है कि अगर जो हम अपवर्ड जाएं, यानी कि ज़मीन से हमने मान लो एक किताब हमने ऊपर उठाई,
तो जी तो लग रहा है उसके ऊपर, लेकिन वो जी कैसे लगेगा, वो नेगेटिव लगेगा। और ऊपर से मैंने मार्कर गिर दिया, नीचे जाएगा गिरता हुआ, तो तब जी कैसे लगेगा इसके ऊपर, पॉजिटिव। यानी कि जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो पॉजिटिव लगेगा, लेकिन जब अपवर्ड में लगेगा जी तो हमारा क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा। ठीक है, आप ये दोनों समझ में आ गया। बाकी एक चीज़ और है कि जो हमारा मास है, ठीक है, मास भैया कभी बदलेगा नहीं। मेरा मास यहाँ पे जितना है, दिल्ली में जाऊँगा वहाँ भी इतना है, अमेरिका में जाऊँगा वहाँ भी इतना है, पंजाब में जाऊँगा वहाँ भी इतना है, यहाँ तक कि चांद पे भी चला जाऊँगा भाई साहब वहाँ पे भी इतना ही है, और मंगल पे भी चला जाऊँगा वहाँ भी इतना है। मतलब मास हमारा यानी कि द्रव्यमान जो हमारा है, जो हमारा मैटर है, वो कभी चेंज ही नहीं होता। द्रव्यमान हमेशा सेम रहेगा, मास हमेशा सेम रहेगा। लेकिन जो हमारा वेट है, ये हमारा वेट है, ये वेट क्या करेगा, ये जगह जगह पे चेंज होगा। यहाँ पे कुछ और है, और जो हमारी जो पृथ्वी का जो साउथ पोल है वहाँ पे कुछ और मिलेगा, नॉर्थ पे कुछ और मिलेगा, पृथ्वी के बीचों बीच कुछ और मिलेगा, चांद पे कुछ और मिलेगा, और मंगल पे कुछ और मिलेगा। क्योंकि जिस चीज़ का जितना ज़्यादा मास, वो उतने ही फोर्स हमें खींचेगी ना अपनी ओर, और जितने ही फोर्स से अपनी ओर खींचेगी उतने हमारा क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। ठीक है, और जनरली कहते हैं हम जो है कि जितना हमारा मास होता है अर्थ पे जो मास होता है, ऐसे लिखते हैं, मास ऑन अर्थ। मान लो किसी व्यक्ति का मास अर्थ पे कितना है, 20 किलोग्राम है, तो उसी व्यक्ति का जो मास है ऑन मून वो भी कितना होगा, 20 किलोग्राम ही होगा। या 60 किलोग्राम मान लो, ये भी 60 मान लो, ये भी 60 मान लो। भाई किसी का पृथ्वी पे मास कितना, 60 किलोग्राम, तो मून पे भी कितना होगा, 60। लेकिन वेट इतना नहीं होगा। वेट कितना होगा भैया, वेट हमारा जो मून की बात करें हम, मून पे जितना वेट होगा, जो मून है हमारा और जो हमारी अर्थ है, इन दोनों की रेडियस में जो है 6 गुने का अंतर है। तो जिसका मास यहाँ पे मान लो किसी का जहाँ पे वेट जो है कितना है, 600 न्यूटन है किसी का वेट यहाँ पे, तो चांद पता कितना होगा, इसका 1/6, यानी कि 600 का 1/6, यानी कितना होगा वहाँ पे, 100 न्यूटन। ठीक है, और अगर जो किसी का यहाँ पे जो है 40 है न्यूटन, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा इसका, 40 गुणा में 6, 240 न्यूटन। ठीक है, तो यानी कि जितना हमारा पृथ्वी पे होगा ना वेट, उसका 1/6 हमारा किस पे होगा, मून पे, और जितना हमारा मून पे होगा उसका 6 गुना कहाँ पे होगा, हमारा पृथ्वी पे। क्योंकि भैया वेट बदलता है, मास नहीं बदलता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये मास डोंट चेंज प्लेस टू प्लेस, और इसमें लिखेंगे इट कैन बी चेंज प्लेस टू प्लेस। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, तो हम आगे चलते हैं सेकंड पड़ाव पे। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, जो है देखो हमारा ग्रेविटेशन तो खत्म हो गया, इसमें आगे चलते ही नहीं चाहिए। अब आता है थ्रस्ट और प्रेशर। थ्रस्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रणोद, और प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं दाव। आप पहले से जान देंगे, इनकी चीज़ों के बारे में काफ़ी पढ़ा होगा। तो हम बात करते हैं थ्रस्ट के बारे में। थ्रस्ट क्या होता है, देखो भैया किसी भी वस्तु पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, गिर गया ढक्कन, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स भी हमने कैसे अप्लाई किया, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री के एंगल के साथ में। जैसे बोर्ड है, इस बोर्ड पे मैंने ऐसे हाथ लगाया और ऐसे फोर्स लगाया बिल्कुल सामने, तो अगर जो मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाया ना, सीधा एकदम स्ट्रेट, जैसे लोहे की कील ली हमने, दीवार में कील लिया और हथौड़े से ठोका उसको, ऐसे एकदम सीधी कील गई अंदर दीवार में, तो वो कौन सा फोर्स है, उसको हम बोलेंगे थ्रस्ट। वो हमारा क्या है, वो हमारा प्रणोद है, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। ओके, जैसे एक समझा दूंगा आपको एक चीज। जैसे मान लो हमारे पास ये लकड़ी का जो है ब्लॉक है, एक लकड़ी है, इसमें हमने यहाँ से फोर्स लगाया इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, तो ये कौन सा फोर्स हमारे पास में, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा थ्रस्ट। इधर से लगाएंगे हम तो भी थ्रस्ट है, इधर से लगाएंगे हम तो भी थ्रस्ट है, और इधर से लगाएंगे हम तो भी थ्रस्ट है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लग रहा है। लेकिन अगर जो मान लो इसको हम ऐसे ना लगाकर कैसे लगाएं, इसको लगाएं हम ऐसे, तो ये थ्रस्ट नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है। इसको हम लगाएं ऐसे तो भी ये थ्रस्ट नहीं है, इसको लगाएं हम ऐसे तो भी थ्रस्ट नहीं है। तो थ्रस्ट कब होगा, थ्रस्ट जब होगा जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाएं और वो कैसे लगे, 90 डिग्री के एंगल पे लगे। क्लियर है। आगे आती है प्रेशर की बात कि प्रेशर क्या होता है। तो भैया प्रेशर और थ्रस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत हल्का सा अंतर है। वो क्या अंतर है कि जब भी परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा किसी भी बॉडी पे, उस यूनिट एरिया के, इसको बोलते हैं हम प्रेशर। यानी कि मैंने इस दीवार पे ऐसे फोर्स लगाया, इस बोर्ड पे ऐसे फोर्स लगाया, तो जितने एरिया में मैं फोर्स लगा रहा हूँ, जो मैंने जो परपेंडिकुलर फोर्स लगाया है ना, और एक यूनिट एरिया में लगाया है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रेशर। क्लियर है। अब प्रेशर को हिंदी में दाव बोलते हैं। प्रेशर की अब यूनिट्स की बात आती है। तो भैया प्रेशर की यूनिट्स एक तो देखो यहाँ से बन जाएगी, इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन में एरिया। ठीक है, तो थ्रस्ट की यूनिट क्या है, मतलब थ्रस्ट को लिखते हैं फोर्स है, थ्रस्ट एक प्रकार का थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स होता है, एरिया को लिखते हैं हम ए।
तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी भैया, ये हमारे पास फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास में मीटर स्क्वायर, तो क्या बन जाएगी ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन स्क्वायर। ये किसकी यूनिट होगी, ये होगी हमारी प्रेशर की। इसकी एक यूनिट और भी है, इसकी यूनिट क्या है, उसको बोलते हैं हम पास्कल। पास्कल एक साइंटिस्ट हुए, ठीक है, उन्होंने जो है दिया, तो उनके नाम के सम्मान में जो हम पास्कल लिख देते हैं। जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे जो यूनिट्स लिखी जाती है तो जो पहला लेटर होता है वो बड़ा बनाया जाता है और जो दूसरा लेटर होता है वो नाम छोटा बनाया जाता है। तो पी बड़ा ए छोटा, पास्कल इसकी एक और यूनिट है, इसकी 2 यूनिट हो गई। तो ऐसा यूनिट कौन सी इसकी पास्कल। आगे चलते हैं, एप्लीकेशंस हैं कुछ जो है प्रेशर की, उस एप्लीकेशन देख लेते हैं हम जो है एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर्स वर्सेस एरिया, मतलब एरिया के हिसाब से प्रेशर की क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या लफड़े हैं, तो देखते हैं क्या है। कि पहला क्या है कि शार्प नाइफ वर्सेस ब्लंट नाइफ, मतलब एक तो भैया हमारा पैना चाकू है, एक मोथरा चाकू मतलब खुरदरा चाकू है। तो भैया जो पैना चाकू है ना, तो आगे से बहुत पैना है, उसका एरिया बड़ा कम है, जैसे कहाँ पे रखेंगे ऐसा मारेंगे हल्का सा 2 टुकड़े हाथ के। लेकिन जो चाकू आगे से पैना नहीं है, मतलब उसका एरिया ज़्यादा है, उसको मारेंगे तो ज़्यादा नहीं काट पाएगा, तो एरिया बढ़ जाएगा, तो प्रेशर अपने आप ही कम हो जाएगा। अगर एरिया आपने बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली जो उसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें, बैग्स है ब्रॉड चौड़ी, तो मतलब स्कूल के जो बैग हैं हमारे वो चौड़े क्यों बनते हैं, क्योंकि भैया अगर जो तुमने पतली सी डोरी डाल दी ना बैग में और बैग में वजन ज़्यादा हो गया, तो भैया वो जहाँ पे गड्ढा कर देगी, क्योंकि पतला सा एरिया आ जाएगा, उस पर सारा प्रेशर आ जाएगा, तो गहराई तक मतलब जो है जब पतली जो पट्टी डालेंगे इसमें तो कंधों में घुस जाएगी ना वो, इसलिए चौड़ी लगाते हैं ताकि उसका जो एरिया बढ़ जाए, तो हमें जो उसका जो फोर्स है, जो उसका दबाव है, उसका जो वजन है वो हमें कम लग सके। आ गया ट्रैक्टर की, जो भैया ट्रैक्टर के टायर होते हैं, ट्रैक्टर के टायर बड़े चौड़े चौड़े बनते हैं। क्यों, ट्रैक्टर हो गई या फिर जो ऑफ रोडिंग गाड़ी जैसे थार वगैरह हो गई, क्यों होते हैं चौड़े चौड़े, क्योंकि भैया जब वो चलती हैं तो चलने के बाद में मान लो कहीं कीचड़ आ गई, कहीं दलदल आ गई, और टायर अगर जो पतले हुए तो वे तो उसमें घुस जाएंगे ना वजन के मारे, तो अगर जो चौड़े होंगे तो आराम से निकल जाएंगे ऊपर से, क्योंकि उसका एरिया जो है बढ़ जाएगा, तो प्रेशर अपने आप ही कम हो जाएगा। जैसे एक कील है, मान लो हमारे पास में कील है, जैसे मान लो पेन है, ये देखते हैं हम पेन है, ये जो पेन है आगे से कितना पेन है और पीछे से जो मोटा पेन है, तो अगर मैं इसको हाथ में से डालूंगा और इसके ऊपर ताकत लगाई तो अंदर नहीं जाएगा, इतनी चोट नहीं लगेगी। लेकिन अगर मैं इसको घुमा दूं और आगे लगा और इसमें ताकत लगाऊंगा तो अंदर घुस जाएगा हाथ में। क्यों, क्योंकि भैया इसका एरिया बड़ा कम है, और एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और यहाँ पे एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर अपने भी कम हो जाएगा, ठीक है। और आगे जो है यही थी इसकी एप्लीकेशन, बाकी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, मतलब जितने भी कहेंगे कम पड़ जाएंगे, कहते कहते बहुत एप्लीकेशन। जैसे हम सड़क पर चलते हैं, आप सड़क में चल रहे हैं, हम जब रेत में चलते हैं तो रेत में अगर जो आपको बोला कि भाई आपको रेत में चलना है और हाई हील्स पहन के चलने हैं रेत में, तो जैसे ही तुम हील पहनोगे तो रेत में घुस जाएंगे ना, तो वहाँ पे चौड़े से हमें चाहिए पहनने के लिए जो, ताकि हम ना घुस पाएँ। जैसे ऊँट होता है रेगिस्तान में, उसके नीचे के पैर जो है काफ़ी चौड़े होते हैं, वो रखता है ज़मीन पर, तो आराम से दिक्कत नहीं आती, ठीक है। आगे बात है फ्लूइड की। फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड को हिंदी में बोलते हैं द्रव्य। फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड जो एक सबस्टेंस है विच कैन फ्लो आर नोन एज फ्लूइड, मतलब कोई ऐसा पदार्थ जो बह सके, जो फ्लो कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। और भैया गैस को और लिक्विड को हम जो है क्या मानते हैं, फ्लूइड मानते हैं। कारण कि मान लो एक डब्बे में हमने जो गैस भर दी, तो जो गैस है वो सभी दिशा में जो है फोर्स लगाएगी, और एक डब्बे में जो हमने पानी भर दिया तो वो भी सभी दिशाओं में फोर्स लगाएगा। लेकिन सॉलिड की बात करें, अगर जो हमने एक डब्बे में सॉलिड भर दिया तो सॉलिड के पास अपना मास होता है और उसके पास वेट भी ज़्यादा होता है, तो उसमें वो सब जगह फोर्स लगाएगा, वो सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। अगर जो हमने नीचे छेद कर दिया ना उस डब्बे के, तो नीचे से रेत निकलेगा। एक मान लो हमारे पास बोरा है, एक बोरे में गेहूं भरे हुए हैं, हमारे बोरा हमारा रखा हुआ है, गेहूं भरे हुए हैं, तो हम जब नीचे से उसको फाड़ेंगे तो नीचे से गेहूं निकलेंगे, ऊपर से फाड़ेंगे तो गेहूं बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो ऊपर से फोर्स नहीं लगा। लेकिन अगर जो किसी उसमें जो है गैस है, ऊपर से फोड़ देंगे तो बाहर निकल जाएगा। लिक्विड भी ऊपर से छोड़ देंगे हम, तो लिक्विड से गुब्बारा है, गुब्बारे में ऊपर छेद कर देंगे तो ऊपर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा बाहर की तरफ, क्योंकि वो हर तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। हाँ, तो आगे क्या है, एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट एक्सर्टेड प्रेशर बिकॉज ऑफ वेट, सभी जो सॉलिड हैं वो वेट के कारण नीचे की ओर फोर्स लगाते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक है डेंसिटी। डेंसिटी टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी के बारे में हिंदी में डेंसिटी को बोलते हैं घनत्व, ठीक है। होती क्या डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि यह है कि कम से कम जो है वॉल्यूम के अंदर मैक्सिमम कितने से कितना ज़्यादा हम किसी चीज़ का मास रख पाएंगे, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। फॉर एग्जांपल में जैसे हमारे पास में 1-1 लीटर की 2 बोतल हैं, दोनों बोतल खाली हैं। 1 लीटर की 1 बोतल है, 1 लीटर की 1 बोतल है। एक बोतल में तो हमने भर दिए कंचे ऊपर तक फुल, और एक में जो हमने भर दिया जो है दूध। तो भारी कौन सी होगी बोतल, दूध वाली या कंचे वाली? कंचे वाली भारी होगी ना, क्योंकि उसके अंदर जो है उतने ही वॉल्यूम में ज़्यादा का ज़्यादा मास आ गया। या फिर हम ऐसा करें कि एक में जो है हम भर लें, जो है एक बोतल में भर दें हम पानी और दूसरे में भर दें लोहे का बरूदा काट के पूरा लोहा बोतल में, तो कौन सी बोतल भारी? लोहे वाली। क्यों? लेकिन वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही है,
तो भैया जब वॉल्यूम दोनों का सेम होगा, यानी कि कम से कम वॉल्यूम में या किसी वॉल्यूम के अंदर कितना जो है मास है, उसको क्या बोलते हैं हम? डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी क्या होती है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक वॉल्यूम में कितना मास है उसको हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डेंसिटी का मास अपन में वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। वॉल्यूम की यूनिट क्या है? क्यूबिक मीटर। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी हमारी? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर डेंसिटी की। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं बायोन्सी के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब है उत्प्लावकता या उत्प्लावन बल। बायोन्सी क्या है भैया? बायोन्सी जो है एक फोर्स है। देखो बाकी भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, लेकिन भैया ये ऐसी फोर्स है जो किसी लिक्विड में लगती है, किसी फ्लूइड में लगती है, तेल में, पानी में, चाय में, दूध में, सभी में लगती है। लेकिन जनरली हम पानी को लेकर चलते हैं, क्योंकि भैया वही समझते हुए आए हैं हमेशा। तो बायोन्सी क्या है? बायोन्सी एक फोर्स है जो पानी में लगती है, और पानी में भी कैसे लगती है? अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की ओर लगती है। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बायोन्सी बोलते हैं। जैसे कि आपने बड़ा एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपने देखा जब हम नहाने बाद सुबह जब नहाने बैठते हैं, तो जैसे ही पानी के अंदर हम लोटे को गिरते हैं या मग्गे को गिरते हैं, तो बड़ा अंदर जाने के बाद बड़ा हल्का हल्का सा लगता है। जैसे मान लो कि हम किसी समुद्र में जा रहे हैं, हमने अपने दोस्त को उठाया तो गोदी में, दोस्त को उठाया, बड़ा भारी दोस्त है, वो हाथ में नहीं आ पाया, उठाने में भी दिक्कत आई। लेकिन अगर जो हम पानी में चले जाएं दोनों जने, नदी में, स्विमिंग पूल में, और वहाँ पे हम अपने दोस्त को उठाएं, तो आराम से जो है वो गोदी में उठ के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो भी उसको ऊपर उठा रहा है और हम भी ऊपर उठा रहे हैं, बड़े आराम से ऊपर उठ के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है पानी के द्वारा, जिसका नाम है बायोन्सी फोर्स। समझते हैं। हमारे पास जैसे कंटेनर है, ये एक बर्तन है, इस बर्तन में पानी भरा हुआ है, ठीक है। इस बर्तन के अंदर एक लकड़ी का कुछ पड़ा हुआ है, गुटका जो है, ठीक है। इस पे क्या है? इस पे ये इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है। तो जब दोनों फोर्स लगेंगे दोनों तरफ से लिक्विड में, भाई हर तरफ से फोर्स लगेगा लिक्विड में, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन जब नीचे से फोर्स लगेगा उसके लिए अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कहाँ निकल देगा? ये ऊपर की ओर चल देगा। तो जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, इसका ही नाम क्या है? इसके नाम है उत्प्लावन बल, ठीक है, यानी कि बायोन्सी। बायोन्सी फोर्स है। क्या है? बायोन्सी इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स ओवर द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इमर्स्ड इन फ्लूइड, यानी कि जो लिक्विड में डूबा हुआ है, फ्लूइड में डूबा हुआ है, उसके अंदर फ्लूइड के द्वारा ऊपर की ओर लगाने वाला जो बल है, उसको क्या बोलते हैं? बायोन्सी बोलते हैं, ठीक है। बायोन्सी के बाद में जो हमारा वेट है, अगर जो हमारा वेट ज़्यादा है किसी वस्तु का और बायोन्सी फोर्स कम है, तो वो डूब जाएगा उसके अंदर। लेकिन अगर जो वेट कम है और बायोन्सी फोर्स ज़्यादा है, तो उसके ऊपर तैरेगा। तैरना और डूबना डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, उस पर तो करता ही है, लेकिन यहाँ पे भी डिपेंड करता है बायोन्सी फोर्स के ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे टॉपिक है हमारा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पता करें तो आर्किमिडीज जो है एक वैज्ञानिक, खैर वैज्ञानिक नहीं कह सकते, उनको दार्शनिक कह सकते हैं, तो हुए जिन्होंने जो आर्किमिडीज सिद्धांत बताया, जो सिद्धांत उन्होंने पानी के ऊपर ही बताया। देखते हैं। तो आर्किमिडीज साहब ने क्या कहा? आर्किमिडीज साहब ने कहा कि भैया अगर जो हम पानी में किसी वस्तु को डुबोते हैं, तो उस वस्तु का जितना कि उसका भार है, जितना उसका जो है वेट है, वो उतने ही वेट के बराबर पानी जो है वहाँ से डिस्प्लेस कर देगी, हटा देगी। उसी को क्या बोलते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड पार्शियली और फुल्ली इन ए लिक्विड, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो वेट ऑफ द वाटर है या वेट ऑफ द फ्लूइड है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? बायोन्ट फोर्स बोलते हैं। तो आर्किमिडीज साहब ने बोला कि जैसे हमारे पास में एक गिलास में हमने एक गिलास लिया, उसको हमने पानी से फुल भर लिया, उसमें हमने कुछ मार्बल्स लिए, कंचे लिए, उसमें डाल दिए, तो जितने हमने कंचे उसके अंदर डाले, उनका जितना वेट है उतने ही वेट के बराबर पानी उसके अंदर से क्या कर देंगे? वो बाहर कर देंगे। उसको हम बोलते हैं जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज साहब का बड़ा सीधा सा सिद्धांत है। उन्होंने बोला जैसे एक ट्यूबवेल है, एक आपने देखा होगा टैंक जो होता है पानी का, वो पानी का टैंक भर लो ऊपर तक फुल और उसमें कूद जाओ। तो जब आप उसमें कूदोगे, अंदर उसमें बैठोगे, तो जितना आपका वेट होगा उतने ही वेट के बराबर पानी उस टैंक से वो बाहर फेंक देगा। यानी कि बाद में आप जब तोलोगे तो आपका वेट और वो पानी दोनों को दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ये एक बोला किसने? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने, ठीक है। और लास्ट टॉपिक इसके बाद में बचता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी में क्या होता है? उसमें कुछ खास तो नहीं है देखने के लिए, बस इतना है रिलेटिव डेंसिटी में कि रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की जो डेंसिटी है वो पानी के कंपेयर में कितनी है, उसको बोलते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी। आगे बात आती है कि भैया कील को हम पानी में गिरते हैं तो वो डूब जाती है, लेकिन जहाज़ को पानी में देखते हैं तो जहाज़ तो तैरता है, जबकि कील तो बड़ी हल्की है, जहाज़ तो बड़ा भारी है। उसका कारण है एरिया का। तो जब एरिया बढ़ जाएगा तो दबाव कम हो जाएगा। अब कील पतली सी है, कील वगैरह पतला सा जो है उसका जो आगे का मुंह है या पूरी पतली सी कील है, उसके ऊपर जो है लगा फोर्स, वो पानी में डूब गई। लेकिन जो जहाज़ है, जो नाव है, उनके जो है तल जो है काफ़ी चौड़े चौड़े हैं, तो उसका जो एरिया है वो बढ़ जाता है, तो दबाव उसके ऊपर कम हो जाता है, तो इसलिए वो तैर जाती हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है कि भैया कोई चीज़ पानी में डूब जाती है, कोई चीज़ तैर जाती है, वो कैसे फ़र्क पड़ता है? तो भैया वो फ़र्क पड़ता है जो है डेंसिटी के ऊपर। अगर जो किसी भी पदार्थ की डेंसिटी एक से कम है तो वो डूब जाएगी, एक से ज़्यादा है तो तैर जाएगी, और एक होगा तो ना तो डूबेगी ना तैरेगी, आधी आधी हो जाएगी, ठीक है।
ठीक है, बाकी रिवीजन में इतना रखते हैं, बाकी डिटेल में चैप्टर में तो हम कभी आगे ही देखेंगे। तो रिवीजन के हिसाब से काफ़ी हो गया, इसको चैप्टर में 1-2 न्यूमेरिकल्स होंगे, उसको हम करेंगे, उसकी अलग से क्लास लेके आएंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।